इंडिया की इमेज इतनी ड्रास्टिकली चेंज होते हुए दिख रही है। सॉफ्टवेयर में इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है, आजकल के ग्लोबल टेंशन है उसमें इंडिया अपने हायरार्की में किस स्टेज पे आप देख रहे हो? अभी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बोलोगे तो शायद इंडिया को मैं टॉप पे कंसिडर करूंगा। ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का रोल क्या है? इट्स नॉट टू स्ट्रॉन्ग बट इट्स गुड। मैकियावेली ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाते टाइम उसका सोच ये था कि उसको काले अंग्रेज चाहिए थे। काले अंग्रेज भी ऐसे नहीं कि कुछ पॉलिसी बनाए, काले अंग्रेज ऐसे जो क्लर्क का काम करे। चाइना हमसे बाद में ओलंपिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। चाइना की 1 साल के गोल्ड हमारे लाइफ टाइम के गोल्ड से ज्यादा बन चुके हैं। जैवलिन में ही गोल्ड मिला और जैवलिन थ्रो बोलना नहीं आता है बच्चों को। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां से बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती दिख रही है। एक रूल बना दो, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का रोल कितना सिग्निफिकेंट हो गया है रिसेंट ईयर्स? तो जितना बड़ा रोल यूएसए का है उतना ही बड़ा रोल आज इंडिया का भी बन चुका है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जरूर होगा। नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ द सोशल लेंस पॉडकास्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अलग अलग एपिसोड में बहुत सारे अलग टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज। सो इंडिया का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों पे आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए हर्षद सर हमारे साथ प्रेजेंट है। हाय सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो हर्षद सर हमें आज रूबरू कराएं कि इन सारी चीजों से जो कि मैंने बोला, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मूव्स जो भी इंडिया लेने का ट्राई करेगा, तो इन सारी चीजों में डिटेल में आप डिस्कशन करेंगे। सो एंजॉय पॉडकास्ट, लास्ट तक बने रहना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाना। तो सर मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि पिछले 10 सालों में, अब तेरे पास्ट से हम शुरुआत करते हैं, पिछले 10 सालों में इंडिया की जो इमेज है बहुत ज्यादा चेंज हुई है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मेजर चेंजेस इंडिया में हुए हैं जिसकी वजह से इंडिया की इमेज इतनी ड्रास्टिकली चेंज होते हुए दिख रही है ग्लोबल स्टेज पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तो मतलब एक्चुअली कभी किसी पॉडकास्ट पे जाता नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, लेकिन आपके इनवाइट की वजह से आया हूँ। दूसरा चीज़ रहा आपका सवाल, तो इंडिया का कैसा है अभी पिछले 10 सालों का भी देखेंगे हम, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगी। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम इकोनॉमीज यूज टू डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था इकोनॉमीज का। लेकिन 2000 साल के बाद, मतलब आप 1990s के बाद या 2000 के बाद सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हो गया वर्ल्ड स्टेज पे, तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सेक्टर में आगे बढ़ने चालू है इस कंट्री। और उसमें सबसे प्रोमिनेंट बोलोगे तो अभी तो फिलहाल के लिए यूएस है, दूसरा अपना इंडिया। इंडिया को मतलब बैंगलोर को दूसरा सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। सॉफ्टवेयर में इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है उसके वजह से, हाँ, उसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बूस्ट मिला है। दूसरा चीज, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग भी आप देखते जाओगे ना तो आगे आगे बढ़ते 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 जा रहा है। जैसे कि कभी मतलब इंडिया के लोगों को सपने में भी नहीं आता था एप्पल आईफोन जैसे मोबाइल्स इंडिया में बनेंगे, लेकिन अभी बनने चालू हो गए। फॉक्सकॉन वगैरह उनके प्लांट इंडिया में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के आ रहे हैं। आप टेस्ला का भी आ रहा है। हाँ, टेस्ला का भी आएगा, जरूर आएगा, आना ही है उसको, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। ये जो मार्केट और सारे के सारे कंपनीज का एक ही मोटिव होता है, कोई भी समाज कल्याण या जन सेवा के लिए बिजनेस चालू नहीं करता। हर किसी का एक ही मोटिव है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए चाहिए कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए चाहिए पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, और वी हैव दैट। हमारे पास ये जो डेमोग्राफिक पावर है ये बहुत बड़ी चीज है। इसकी वजह से इकोनॉमीज में से, मतलब दूसरी इकोनॉमीज में से जो मेजर पावर है वो यहाँ पे आएंगी। जैसे टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, इनको आना ही पड़ता है। तो इंडिया इसके वजह से आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मतलब जो नए नए बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं, जैसे कि एफआई हो गया, एफडीआई हो गया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनको भी बहुत सारी हेल्प अवेलेबल करके दी है। इसलिए फिर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने में उसमें हेल्प हो रही है। लेकिन ये उतना भी नहीं हो रहा है जितना हमें एक्सपेक्टेड था। तो ये एक्सपेक्टेड जितना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर होगा और होगा, ऐसा मेरे को तो लगता है। ओके, ठीक। सो लेकिन एक और सवाल, जैसे आपने बोला कि टेस्ला हो गया, एप्पल हो गए, ये बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज है, यूएसए कंपनीज है, वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का देख रही है। लेकिन करंट जो मैंने न्यूज देखी है उसमें ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो ट्राई कर रहे हैं कि इनसे डिस्कस करिए कंपनीज के साथ, और उन्होंने ऐसा कुछ मतलब ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये कंपनीज ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालने चाहिए। तो ये क्या है? या अनाउंसमेंट के लिए तो बहुत सारी चीजें अनाउंस होती है। ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया था कि चाइना से इंपोर्ट बिल्कुल कम कर दूं।
चाइना के साथ उनका टैरिफ वॉर भी हुआ था, हमने देखा बाद में क्या हुआ, 2 महीने चला, 2 महीने में वॉर खत्म। बहुत सारी तो चीजें ये तो सिर्फ हाँ, बोलने की बात है। ट्रम्प नहीं सिर्फ बोलने की बात है ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हिम्सिकल लीडर्स हमेशा देखने को मिलेंगे हर जगह पे। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में कभी कभी ऐसा एक आध आदमी आता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में देखेंगे ट्रम्प क्या सालों साल अमेरिका प्रेसिडेंट रहेगा? नहीं, वो कुछ दिनों के लिए है, 2-4 साल उसके भी निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो भी नया आएगा वो देखेगा कि हमारी इकोनॉमी को इससे नुकसान हो रहा है, तो जैसे थे पोजीशन वापस स्टेटस को करने का। और अभी फिलहाल तो मोस्टली इकोनॉमिक्स का वही चल रहा है कि ट्रेड चल रहा है तो अच्छी चीज है, व्यापार चालू है चालू रखो, स्टेटस को रखने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कंट्रीज को भी फायदा होता है। और ऑब्वियसली और आई थिंक वॉर और टेरिफ वॉर, सिंपल वॉर, अपना आर्मी वगैरह, इससे नुकसान ही होता है आई थिंक ये countries को। ट्रम्प के पर्सनल इश्यूज के बारे में, पर्सनल कोई चीजों के वजह हाँ, से ये वो सारी उसके चीजें हो रही पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट उसके नेशनल इकोनॉमी पे पड़ रहा है। है। हाँ। और उसके वजह से अमेरिका का ही लोग, अभी मार्क वॉलबर्ग जो मतलब नामी हॉलीवुड स्टार है, वो भी ट्रम्प के खिलाफ अपने इसमें धरने पे बैठे, ट्रम्प के खिलाफ वो मोर्चे निकाल रहे, मार्क वॉलबर्ग खुद सामने से आगे आ। तो इससे पता चलता है कि अमेरिकन क्राउड इज नॉट हैप्पी विद ट्रम्प। वो जो तो ये डिसीजन ले हाँ, रहे हो तो इतना कोई ट्रम्प का टेंशन लेने जैसी कोई चीज नहीं है। और इनकम वैसे भी कुछ हुआ भी तो इंडिया अभी ऐसी इकोनॉमी नहीं रहा है कि अमेरिका की वजह से इंडिया को कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। अफेक्ट यस हो। पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, किसको नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना मतलब भूखे मरेंगे ऐसा भी कुछ नहीं है। सो इंडिया वुड कंटिन्यू ऑन इट्स ओन पाथ। ओके। सो दूसरा सवाल ये रहेगा कि अभी ये तो क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट में जो भी कोई बढ़ोतरी आ रही है, जैसे आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बैंगलोर को आपने दूसरा सिलिकॉन वाली बोल दिया, तो ऑब्वियसली वो भी बैंगलोर में बहुत सारे आईटी स्टार्टअप्स हो भी रहे, बन भी रहे और फ्यूचर में भी बनेंगे। तो ये तो सारा हो गया पास में हुए डेवलपमेंट की वजह से जो इमेज अब इंडिया लेके चल रहा है उसके बारे में। लेकिन और एक सवाल ऐसा रहेगा कि आजकल के ग्लोबल टेंशन से उसमें इंडिया अपने हायरार्की में किस स्टेज पे आप देख रहे हो इंडिया को? देखो, ग्लोबल टेंशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक टेंशन जो कि अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से डेवलप होता है, दूसरा होता है मतलब वॉर या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट वैसे वाली टेंशन। अभी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बोलोगे तो शायद इंडिया को मैं टॉप पे कंसिडर करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसे कोई कंट्रीज नहीं है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वो बॉर्डर डिस्प्यूट में फंसे। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान। तो ये दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इनका, ये टॉप लेवल पे मानता हूँ मैं, हमेशा से माना हूँ। मतलब इसके वजह से इनकी 3-4 वॉर भी हो गए अभी। पिछले 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही वॉर जैसा सिचुएशन डेवलप हो ही गया था ऑलमोस्ट। सो वी वेर ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो इंडिया का ग्लोबल टेंशन में मैं हमेशा नंबर आगे रखूंगा वॉर जैसे। लेकिन इकोनॉमिक साइड पे मैं इंडिया को थोड़ा सेफ मानता हूँ। माना इंडिया का परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी अच्छा है, नॉमिनल जीडीपी भी अपना अच्छा है, वी आर फिफ्थ इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी। पीपीपी से पकड़ा तो 3 नंबर आ जाते, $17-18 ट्रिलियन का जाता। लेकिन इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, अच्छा। ऑलमोस्ट। अभी हम पिछले हफ्ते हमने न्यूज देखी कि इंडिया ने जापान की इकोनॉमी का सरपास किया, जापान से अपना जीडीपी बड़ा हो गया। इसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा बोल दिया कि हम जापान से आगे, बिल्कुल नहीं। जापान का पर कैपिटा इनकम देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट $35,000 पर पर्सन। तो वो पर कैपिटा इनकम पर पर्सन काउंट किया, तो एक पर्सन कितना कमा रहा, वो 35,000 है। 35,000 हमारा है 2500। 2500 रुपये, हाँ, 2500 $2500, डॉलर, $2,500, और वो $3500 $35,000। ओके ओके। हाँ। तो ये बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत ज्यादा ही है, 10 गुना से भी ज्यादा है। ठीक है, वो हमसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे, उससे भी 12 गुना ज्यादा कमा रहे। तो उस वो डिफरेंस जो है वो है। लेकिन फिर भी इवन देन इंडिया इज स्टेबल इकोनॉमी ना। अभी इंडिया को इकोनॉमिकली कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि कोई कंट्री हम पे टैक्सेस लगा देंगे तो हम डूब जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा तो इंडिया खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी सब बोलने की बात है। आई डोंट थिंक इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान वॉर से। हाँ, इंडिया चाइना वॉर होता है तो तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल वो था। अलग बॉर्डर डिस्प्यूट पे बारे में बोले, लेकिन चाइना को अपने साइड कर दिया, तो बॉर्डर डिस्प्यूट में चाइना भी तो इन्वॉल्व है। ये हमारे गवर्नमेंट का ही पॉलिसी मान लो फिर। मतलब जैसा गवर्नमेंट सिखाएगा वैसा हम भी चलेंगे। तो कैसा है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसको हम सीरियसली लेते। चाइना ने भी हमारे बहुत सारे एरियाज पे कब्जा करके रखा है, लेकिन उसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो क्यों Because इग्नोर करते हो? चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, चाइना इज अ बिगर कंट्री। खुद अपने जयशंकर साहब बोले कि चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, बिगर कंट्री, दे हैव बिगर आर्मी, हाउ कैन वी compete विद देम, ये जयशंकर साहब खुद बोले। लेकिन कर सकते, compete भी कर सकते। लेकिन चाइना कैसा है, थोड़ा मैच्योर्ड कंट्री है। कंट्रीज के बारे में बोले, वो थोड़े मैच्योर्ड है, वो सीधे वॉर पे नहीं जाएंगे। हमारे 2-4 बार स्टैंड ऑफ हुए, डोकलाम का हो गया, ये सब हुआ, लेकिन
चाइना सीधे इंडिया के साथ वॉर अभी नहीं ले सकता, क्योंकि चाइना को भी अभी मतलब चाइना भी एट द एज, वो जो वॉकिंग है उनका वो भी सोड के एज पे चल रहे, उनको अमेरिका को भी टैकल करना है, इंडिया को भी करना है। और और उधर साउथ कोरिया हाँ, हो। रिसेंट में देख रहे तो इंडिया से अमेरिका के रिलेशंस काफी सुधरे। तो अमेरिका के साथ इंडिया का रिलेशन सुधरने की वजह से चाइना को ये फियर है कि वो अमेरिका से, अगर इंडिया से वॉर हुआ तो अमेरिका भी उनके खिलाफ हो जाएगा। नॉट इंडिया अमेरिका हाँ, अलाइनमेंट हो जाएगा। मटेरियलिस्टिकली नहीं सीधे आर्मी भेजेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियली फिर अमेरिका क्या करेगा, चाइना को डिसफेवर करेगा, इंडिया के फेवर में ज्यादा रहेगा अमेरिका। तो ऐसा उनका आई थिंक सोच होगा, इसलिए वो खुले वॉर में नहीं जाएंगे। सो अभी लास्ट आंसर देते हुए आपने बोला कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर सर, कि उन्होंने बोला कि चाइना के रिलेशंस और उनके सब के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन जो भी दिया, लेकिन अभी जो फिलहाल ग्लोबल मीटिंग्स होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग्स होती है जहां वो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो उनमें उनका जो एटीट्यूड होता है आई गेस वो बहुत सारे लोगों को खटकता है। तो उसके बारे में ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा है, तो उसके बारे में आप। आई वुड टोटली डिसएग्री विद द पीपल हु डोंट लाइक हिज एटीट्यूड। मैं जयशंकर साहब के बारे में एक चीज जानता हूँ, वो है वो इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। ही नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर फॉरेन पॉलिसी। दूसरी चीज, उन वो थोड़ा प्रैग्मेटिक पर्सन है, ही इज अ रियली प्रैग्मेटिक, मतलब दुनिया जानता है, उसने दुनिया देखी है, ही इज अ रियलिस्टिक पर्सन। वो मतलब काट डालेंगे मार डालेंगे वाला एटीट्यूड उनमें नहीं है। वो जानते हैं हमें प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करने से क्या फेस करना पड़ेगा, इसका उनको रियलाइजेशन है। इसकी वजह से वो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारे लोग बोले कि आप रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे। जयशंकर साहब का एक सिंपल जवाब था उसमें कि हम ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। रशिया इंडिया रिलेशन अलग है, यूक्रेन इंडिया रिलेशन अलग है। हाँ, आपको जब बेनिफिट था तब आप उनके पास थे, अब आपको बेनिफिट नहीं, आप उनके खिलाफ हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई ओनली केयर अबाउट माई पीपल माई कंट्री, एंड दैट शुड बी द पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री। राइट। तो इंडिया का भी पॉलिसी यही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, लेकिन वो टाइम पे हमें ये जो अपने गल्फ कंट्रीज जो थे, यहाँ में क्रूड ऑयल के रेट्स काफी ज्यादा लगा रहे थे। रशिया ने वो टाइम पे हमें प्रॉमिस किया कि वो थोड़े कम रेट में हमको क्रूड ऑयल देंगे, तो क्यों नहीं लेंगे हम, हमें लेना ही है। और हिस्टोरिकली भी देखे तो रशिया हैज बीन अ ब्रदर इन आर्म्स विद इंडिया, क्योंकि हमें क्रायोजेनिक इंजन रशिया ने दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हेल्प किया, सबमरीन्स में किया। 1971 वॉर में जब अमेरिका और ये वेस्टर्न कंट्री सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज ये आए थे इंडिया से लड़ने के लिए 1971 में, ये बे ऑफ बंगाल तक आए थे, इट वॉज रशिया हु डिफेंडेड इंडिया। रशिया को ये डेमोक्रेसी मानती भी नहीं थी, लेकिन रशिया इंडिया को डिफेंड करने आया वो टाइम पे, क्योंकि उन्होंने इंदिरा जी से प्रॉमिस लिया था, तो वो आए थे। तो हिस्टोरिकली देखे तो रशिया हैज बीन अ बेटर पार्टनर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। हमें रशिया से अच्छी रिलेशन मेंटेन करनी चाहिए, और जयशंकर साहब का भी यही कहना है कि वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो भी है वो हमारे बीच का है, आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज आर, वो तो हिपोक्रेसी की लिमिट ही क्रॉस कर चुके हैं सारे वेस्टर्न कंट्रीज। बोल तो मुंह पे क्या बोलते हैं, बीच में क्या, पीछे पीछे क्या हरकतें करते वो हैं, अलग वो सारी चीजें। यस ये तो हो गया। अगला सवाल ये रहेगा कि ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का रोल क्या है। ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें हम हर एंगल से देख सकते हैं, इसमें जितने एंगल बनाएंगे उतने कम पड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं ये समझूंगा, इंडिया का ही छोड़ो, हर कंट्री का अभी ग्लोबल स्टेज पे एक ही काम होना चाहिए ग्लोबल स्टेज पे, कि जितना हो सके उतना पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ो। वॉर्स एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो कंट्रीज है वो कल नहीं थे, और कल जो बड़े बड़े कंट्रीज थे वो आज नहीं रहे। सो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया का भी ग्लोबल स्टेज पे दो चार काम होने चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए कि ग्लोबल टेंशन को कैसे कम करे, इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करे। इकोनॉमी स्टेबल रहा तो दूसरों को सपोर्ट करेंगे। इसके एग्जांपल्स बता सकता हूँ मैं आपको, इसमें दो एग्जांपल्स आ सकते हैं। पहला, एक यूनाइटेड नेशंस, पता है आपको, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं। वो अभी पहले अच्छा काम करते थे, अभी इतना कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन पीस कीपिंग फोर्सेस में आज भी इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सोल्जर्स फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। बहुत सारे लोगों को लगता है कोई और कंट्री होगा, दूसरे अमेरिका के आते होंगे, नहीं, इट्स इंडिया। इंडिया आज तो सबसे ज्यादा सैनिक देता है पीस कीपिंग फोर्सेस में। दूसरा एक एग्जांपल आप देखने को चाहो तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोना। कोरोना टाइम पे जब ग्लोबल स्टेज पे वैक्सीन का शॉर्टेज था, इट वाज इंडिया हु सप्लाइड ऑलमोस्ट सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, इवन डेवलप्ड कंट्रीज को भी हमने वैक्सीन सप्लाई किया है।
एक एग्जांपल उसका भी देखेंगे। इंडिया में एक वैक्सीन का प्राइस होता था 200-400 रुपए, वो टाइम पे थोड़ा महंगा बेचा लोगों ने ब्लैक में करके, लेकिन 200-250-400 रुपए तक होता था। अमेरिका में पी फाइजर नाम की एक कंपनी, वो भी वैक्सीन बनाती थी, वो $5,000 में वो वैक्सीन बेच रहे थे। 5,000। हाँ, तो वो डिफरेंस है। हमने मतलब मेडिसिन में देखो, आप टेक्नोलॉजी में देखो, हमने बहुत लोगों को सपोर्ट किया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को तो मलेरिया हो गया, ये सारे, सिप्ला अपना ले लो, इतने सारे मेडिसिन सप्लाई करते हैं इंटरनेशनली। तो इंडिया एक्चुअली वो रोल प्ले कर रही है जो उसको करना चाहिए। थोड़ा अभी उसमें इम्प्रूवमेंट में जगह है, जैसे कि हमें अभी पहले तो खुद का घर साफ करना होगा। जैसे आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया हैज, मतलब इतना पीछे रह गए हम कि इमेजिन नहीं कर सकते। हार्डली 127 या 129 कंट्रीज है उस इंडेक्स में, पर हमारा नंबर 105 है। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अच्छा कर रहा है। ग्लोबल हंगर हाँ, इंडेक्स। तो ये मतलब अपने खुद के घर में अंधेरा हो कि हम रास्ते पे दिए जला रहे, ऐसा हो गया। तो हमें खुद का घर साफ करना होगा पहले, उसके बाद फिर हम ग्लोबल का भी। अगर स्टेट्स के हिसाब से देखे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, अगर आपने बात की तो स्टेट्स के हिसाब से देखे इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा लाई करता है उनसे? तो अभी फिलहाल के लिए तो मोस्टली जो बैकवर्ड स्टेट्स है उसमें यूपी और बिहार सबसे पीछे आ रहे हैं। मतलब डेमोग्राफिकली देखेंगे तो सबसे पावरफुल स्टेट्स वो होने चाहिए थे, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ा उतना आप काम अच्छा कर सकते हो, उतना इकोनॉमी डेवलप हो सकता है, लेकिन वो पीछे रह गए। तो उनके जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पॉलिसीज की वजह से, उस हिसाब से अगर ये जो स्टेट्स देखेंगे मिडल मतलब सेंट्रल इंडिया के, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये स्टेट्स का फायदा क्या रहा कि इनका पॉपुलेशन भी उस रेशो में और इकोनॉमी भी उस रेशो में, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट इनमें अच्छा दिख रहा है। साउथ के हो गए, अभी केरला देखो, स्टेट छोटा है, कंपैरेटिवली इकोनॉमी भी छोटी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उनका सबसे अच्छा है। इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा इनकम के रेंज में से निकल के अभी टॉप पे। तो पर मतलब पर पर्सन की जो कमाई, एवरी स्टेट से अगर कंपेयर करें तो हाँ, केरला टॉप पे। केरला टॉप पे पर कैपिटा इनकम में, एडुकेशन में, हेल्थ केयर में, हर जगह पे। तो इट्स लाइक केरला इज नाउ ए डेनमार्क ऑफ इंडिया। जैसे डेनमार्क यूरोप में है, सबसे एडवांस है, डेनमार्क नॉर्वे, वैसे केरला अभी इंडिया का डेनमार्क बन चुका है कि एडुकेशन में सबसे आगे, उन लिटरेसी में भी, हाँ हाँ, हाँ, लिटरेसी में लिटरेसी सबसे में आगे। सबसे आगे, हेल्थ केयर में सबसे आगे, पर कैपिटा इनकम में, इंश्योरेंस देख लो, हर जगह पे देख लो, सब जगह पे केरला अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज पे फोकस किया। Right. अब जैसे कि हम रिसेंट में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल अलायंस में भी इंडिया हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, क्वाड हो गया, SCO हो गया, इन अलायंसेस में इंडिया की स्ट्रेटेजिक सोच क्या है? सिर्फ मेंबर बने रहना या फिर डायरेक्शन देना? नहीं, कैसा है, इंटरनेशनल अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली दे आर द वंस हु शेप द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव है वो यही लोग कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अलायंस पकड़ो आप, जैसे कि G20 हो गया, या फिर COP हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या फिर SCO ले लो, ब्रिक्स ले लो, क्वाड ले लो, तो ये जो अलायंसेस है ना, ये वर्ल्ड के, एक बार मानो चलो क्वाड ले लो, क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं, US है अपना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। चलो मानो इन उन 4 लोगों ने अगर कोई एग्रीमेंट किया जो म्यूचुअली बाइंडिंग है कि हम चारों मिलके ऐसा ऐसा करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वर्ल्ड के। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। चलो इन्होंने डिसाइड किया कि हम चारों आज से पेट्रोल व्हीकल यूज ही नहीं करें, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे, तो क्या होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में? सारे जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स है पेट्रोल डीजल के, उन सारे के सारे कंपनीज के शेयर्स रातों रात 99% गायब हो जाएंगे, सिर्फ 1% पे बचेंगे। तो यस, इंटरनेशनल अलायंसेस उतने ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छे पार्टनर्स के साथ होना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि हमें बचपन से माँ ने भी सिखाया हमें कि भाई दोस्त अच्छे रखो, अच्छी जिंदगी 4 बनेगी। लोगों हाँ, के साथ रहोगे हाँ, वैसे बनोगे। हाँ, जैसे लोगों के साथ रहोगे तो 4 अच्छे लोगों से रहना भी जरूरी। तो उसमें जो पार्टनर्स है, अभी इंडिया ने ब्रिक्स का जो एस्टेब्लिशमेंट किया, चाइना के साथ, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, ये लोगों ने मिलके, तो ये रशिया हो गया, वैसे ही क्वाड का भी किया। तो एक्चुअली आज मेरे को ना एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लगती है वो बहुत अच्छी है, वो आप रशिया या चाइना को देखोगे, उनका US के साथ इतने अच्छे अलायंसेस नहीं है। US का देखोगे तो रशिया के साथ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का, फिर ऑस्ट्रेलिया तो न्यूट्रल कंट्रीज में आ जाता है, वन ऑफ द न्यूट्रल कंट्रीज। लेकिन इंडिया देखोगे ना, तो हर कंट्री के साथ अपना एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो एक साइड पे यूक्रेन और रशिया के साथ वॉर चल रहा है, अमेरिका बोल रहा है जो भी रशिया के साथ व्यापार करेगा उनसे हम व्यापार नहीं करेंगे, इंडिया बोल रहा है हम आपसे भी करेंगे और रशिया से भी रशिया से करेंगे। भी करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये मतलब इंडिया ने ये करके दिखाया, और ये आज से नहीं किया, ये मतलब
आज के गवर्नमेंट्स का इनोवेशन नहीं, इट वाज फाउंडेड बाय नेहरू। ही वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब हम किसी के साथ नहीं, ना रशिया के साथ जाएंगे भाई, ना अमेरिका के साथ जाएंगे। उसके बाद कुछ शिफ्ट दिखे, इंदिरा आने के बाद हम रशिया की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव था। फिर बाद में 90s के बाद में हमारा फिर यूएसए की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी है, व्यापार करने में अच्छा जाता है, व्यापार के लिए पार्टनर भी तो चाहिए, तो उसके लिए फिर वो चेंजेस तो आए। तो अगर आप मुझे पूछोगे ग्लोबली कि इंडिया का अभी पोजीशन कैसा है, तो आई वुड से इट्स नॉट टू स्ट्रांग बट इट्स गुड। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे कहने पे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, इतना तो है। ओके, मतलब इन्फ्लुएंसर बन चुका है ग्लोबल स्टेज पे यस इंडिया। यस यस 100% आई वुड से दैट। ओके, सो यूएसए, रशिया और चाइना, ये तो ग्लोबल पावर्स है, तो इनके साथ इंडिया का रिलेशंस आज कितना स्टेबल और बैलेंस है, यूएसए, रशिया और चाइना के साथ? आई वुड से तीनों के साथ काफी स्टेबल है, काफी बैलेंस्ड है। जिनसे जो लेना है हम ले रहे, जिनको जो बेचना है हम बेच रहे। एक बोलूंगा, चाइना के साथ हमारा थोड़ा पलड़ा नीचे की तरफ है, चाइना ऊपर है थोड़ा, कंपेयर क्योंकि करें रशिया और यूएसए से तो। यस, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है पता है? मतलब उनको कितना बेच रहे और उतना उनसे कितना खरीद रहे। बेचने से हमें प्रॉफिट होता है, खरीदने से उनको प्रॉफिट होता है, तो हम खरीद ज्यादा रहे, चाइना से इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारे कम है। क्योंकि चाइना हमें पता है कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, इंडिया को भी वैसा कुछ करना होगा। मतलब यहाँ पे दिवाली में पटाखे फूट रहे हैं तो वो भी चाइना से बन के आ रहे। मतलब छोटा बच्चा एक 10 रुपए का कुछ ले रहा है, एक खिलौना, तो भी चाइना से बन के आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो चुका है, अभी फिलहाल तो है। उसमें हमारा इंडिया और चाइना को डिफरेंस भी दिखेगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की तरफ ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा फोकस कम ही रहा है। अभी रिसेंट में तो देखेंगे हर किसी को आईटी इंजीनियर ही बनना है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि सॉफ्टवेयर की तरफ ही ज्यादा फोकस करो, तो फिर इंडिया से ऐसे कोई अच्छे सॉफ्टवेयर बिजनेसेस भी तो उभर के आते हुए नहीं दिख रहे मुझे, जितने की। नहीं यार, ये शायद आप गलत सोच रहे हो। ये इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर पावर। टीसीएस ले लो, सर्विस इन्फोसिस ले लो। सेक्टर में है ना वो। हाँ, सर्विस में। तो मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि यूएसए में फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो यस गया, यस। ये सारी जो कंपनीज, गूगल हो गया, अब चैट जीपीटी, अब एआई रिवोल्यूशन आ रहा है, तो चैट जीपीटी से उधर से आ रहा है, तो फिर तो यस, हम सर्विस सेक्टर में आगे, इनोवेशन में कम है, इनोवेशन में सर्विस सेक्टर में भी, सॉफ्टवेयर सर्विसिंग में आगे। हाँ, फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे कि यूएसए से इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनी की हाँ, अकेले यस की यस। जीडीपी, मतलब बहुत सारी कंपनीज टर्नओवर, की जीडीपी से इनका टर्नओवर है। यस आई नो। तो एक्चुअली इनको सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज है वो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल टीसीएस ले लो आप। नहीं, वो तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अब देखा जाए तो फेसबुक ये ले लो, गूगल ले लो, अब चैट जीपीटी ले लो, बहुत सारे इंडियन लोग ही वहाँ पे इंडियन इंजीनियर ही काम कर रहे हैं। मतलब उनका रेशो बाकी सारे लोग इंजीनियर से ज्यादा है, यस, मतलब काउंट में ले। ब्रेन ड्रेन बोला जाता है उसको। हाँ, हाँ, तो हमारा तो बहुत फिर सारा। वो सब यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा? यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी ऐसी उभर के क्यों नहीं आ रही जो वर्ल्ड लेवल पे हम सर्व कर सके, या वर्ल्ड लेवल पे हम उसको सर्व कर उसमें सके? एक प्रॉब्लम आता है जो अभी रिसेंटली मेरे को नोटिस हुआ। अभी रिसेंटली एक इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे हमारे जो आई थिंक एक मिनिस्टर ने अपने भाषण में बोला था कि इंडिया में भी ऐसे मतलब सेमीकंडक्टर्स या चिप्स वगैरह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक इन्वेस्टर था, इंडिया से ही था, उसने ट्वीट किया, रीट्वीट किया उनको कि मैंने आपको एक सेमीकंडक्टर या फिर वो चिप रहता, आईसी। आई सी। हाँ, तो आईसी चिप के प्लांट के लिए आपको एप्लीकेशन करके 2 साल हो गए, आज तक वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ। उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी नहीं बताया। तो अगर आपकी डिपार्टमेंट 2-2 साल एक एप्लीकेशन पे बैठा रहेगा तो कैसे अप्रूव होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि एक तो आता है कि चाइना देख लो आप, मैन्युफैक्चर अगर कोई जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पे, तो दे हैव अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट फॉर दैट। वो मतलब जो आएगा कि आ जाओ भाई, तुमको जो चाहिए वो जान हाँ, मांगो, जान दे देंगे, बस यहाँ पे बना। ऐसा उनका बिहेवियर है, हमारा थोड़ा अलग पड़ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, एप्पल वालों को बोल रहे हैं आओ आओ आओ, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको बोल रहे हैं नहीं, आपको ये अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे ही सॉफ्टवेयर इनोवेशन को हमने ज्यादा प्रोत्साहन कभी नहीं दिया। हमने इनोवेशन हमेशा बैक, आज भी हमारे माँ बाप का एक ही सपना है, मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे। किसी के माँ बाप को ऐसा नहीं लगता मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बने, सिर्फ नौकरी लगे। कुछ बने का मतलब है हमारी तरफ नौकरी चाहिए, तो और ये भी एक फैक्टर है। उसमें भी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए।
प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट रहा तो फिर कुछ भी करेंगे। तो कोई नहीं बोलता कि हाँ बेटा जाति को बिजनेस करना है बिजनेस कर। सिलिकॉन वैली के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, मतलब आप हम्म। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली, एक दूसरा सिलिकॉन वैली जैसे हम्म। बोल रहे हो, लेकिन जितना मुझे पता है सिलिकॉन वैली में जो भी नई आइडियाज होती है, नई इनोवेशन के आइडियाज, उन लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट। प्रोत्साहन दिया हाँ। जाता है या फिर मोटिवेट किया जाता है। बहुत सारे वीसीज होते हाँ। हैं, वेंचर कैपिटल्स, तो वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं कि बहुत कर। भाई तेरी अच्छी आइडिया है, ये पैसे ले और काम कर, आइडिया बना। यस। हाँ, लेकिन क्या वो इंडिया में देखने को मिल रहा है? वीसीज उतने स्ट्रांग है या फिर उतने गवर्नमेंट के फंडिंग्स उतने मिलते हैं स्टार्टअप को जो कि नए आइडियाज और इनोवेशन में हेल्प करे? देख, इनोवेशन तो अभी तो इंडिया में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा वी आर आउट द टॉप। हम टॉप 10 में भी नहीं है, हम टॉप 20 में भी नहीं है। यू नो वेयर वी स्टैंड एट 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखोगे तो वी आर एट 39। मतलब जो टॉप के कंट्रीज देखोगे, मतलब हमसे छोटे छोटे कंट्रीज जिनका पॉपुलेशन हमारे 10% भी नहीं है, वो भी हमसे ऊपर है म्हणजे हमारे इनोवेशन। स्टेट के पॉपुलेशन जितना उनका हाँ, हमारे स्टेट के पॉपुलेशन से भी कम जिनका पॉपुलेशन है, वो भी हमसे आगे है, बहुत आगे है। हाँ। तो इसमें हमें दिखेगा कि इनोवेशन में हम कहीं पे तो कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमको वही दिखाता है, एक रियलाइजेशन है। इसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी एक इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है ना, वो भी मतलब बहुत ही ओल्ड एज, जो ब्रिटिश बना के गए थे। वही अभी तक हाँ, कैरी वही फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैकियावेली ये एजुकेशन सिस्टम बनाते टाइम उसका सोच ये था कि उसको काले अंग्रेज चाहिए थे। देवेर, वो गोरे अंग्रेज थे, उनको काले अंग्रेज चाहिए थे। उनको काले अंग्रेज भी ऐसे नहीं कि कुछ पॉलिसी बनाए, काले अंग्रेज ऐसे जो क्लर्क का काम करे। तो वो हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी बनाए गए, तो हम वही फॉलो कर रहे। तो मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया सारा, फिर भी हम वो पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे। तो इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो बच्चों को अगर आप ओ लेवल पे पढ़ाओगे, वो 3 इडियट्स मूवी में नहीं, वो आमिर खान स्कूल डालता है एक बच्चों के लिए, और उसमें जो भी करना है इनोवेशन जैसा करना है करो। तो इनोवेशन कोई बड़ा नहीं होता हमेशा। इनोवेशन मतलब कुछ हाईली टेक से भी, ऐसे हवा से कोई आदमी निकलेगा बाद, ऐसा एक छोटी सी आइडिया होती है। छोटी सी आइडिया भी चलती है। तो वो शुरू करने देना चाहिए। तो वो एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि अच्छा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल जैसे कि बाकी गर्ल्स रहा, का। घर से ही नहीं मिल रहा है, बाहर तो छोड़ो, घर से ही नहीं मिल रहा राइट, सो है। फिर घर से अगर बच्चा कोई बैटरी खोल के उसमें क्या है देखने बैठ जाए, तो माँ बाप उसको हाथ चाप पैर लगा। तोड़ देते हैं। बेल्टे बेल्टे बोलते हैं हमारे तरफ उसको, सो माँ बाप उसको बेल्टे बेल्टे मारते हैं। सो वो एक चीज भी फैक्टर हो Yes. सकते हैं कि इनोवेशन ज्यादा नहीं हो रहे, इसीलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री में जाके जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ और सेटल हो जाओ। सेटल हो जाए राइट। वही। सो इकोनॉमी के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि इकोनॉमी पे उसका भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है, तो यस। कौन से सेक्टर्स है इंडिया के जो इमर्जिंग इकोनॉमी और पावर हाउस, इंडिया को पावर हाउस बनाने में हेल्प कर रहे हैं आपके हिसाब से? अब टेक तो हो ही गया, सर्विस सेक्टर में हम बहुत अच्छे काम हम्म। कर रहे हैं, और ऐसे कौन से सेक्टर्स है टेक के अलावा जो कि इंडिया को मदद कर अगर रहे हैं? इकोनॉमिकली पूछोगे आप, तो आई वुड लाइक टू से सर्विस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग आएगा। मैन्युफैक्चरिंग आज भी इंडिया का काफी स्ट्रांग है। माना चाइना जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यस, हम 1 नंबर पे नहीं है तो शायद 3 या 4 नंबर पे होंगे। ठीक है। इंडिया, हाँ, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। दूसरा, इंडिया मिलिट्री पावर में बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब वी हैव द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। चाइना, यूएसए और रशिया के बाद में हमारी। न्यूक्लियर पावर में हम अच्छा कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन अच्छा है। इवन आप पूछोगे कि स्ट्रेटेजिकली क्या होता है, तो इसमें एक बोला गया न्यूक्लियर ट्रायड करके एक कंसेप्ट होता है, जिसमें एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ से लॉन्च कर सकता है, तो लैंड, एयर और पानी तीनों से कर सकते हैं, तो उसका न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट है। और हार्डली 4-5 कंट्रीज है जो इनके पास ही है, इंडिया उनमें से एक है। तो पावर के हिसाब से देखे तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरा एक आता है कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ मास स्केल होता है, या फिर जैसे बोलेंगे कि कितना बड़ा डेमोग्राफिक पावर है हमारे पास। तो ये जो डेमोग्राफिक पावर है, कि जिसमें हमारा जो पॉपुलेशन वो ही कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, फिर वो डेमोग्राफिक तो है, पॉपुलेशन है, उसको डेवलपमेंट, उसको स्किल भी उन पे रहना चाहिए, उनमें स्किल भी आना चाहिए। तो उनके लिए फिर वो स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको कुछ मोटिवेट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए फिर वो काम करना पड़ेगा। तो हाँ, वी आर लैकिंग एट दैट पॉइंट। अगर एडुकेशन के बारे में देखोगे, तो हमसे छोटे छोटे कंट्रीज का एडुकेशन बजट हमसे बहुत बड़ा है। तो रेशियो वाइज भी देखोगे तो अमेरिका का एडुकेशन बजट हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन हमसे 4 गुना कम है, लेकिन एडुकेशन बजट बहुत ज्यादा बड़ा है। चाइना का कभी एक जमाने में हमारे जितना होता था, अभी हमसे 4-5 गुना ज्यादा है। एजुकेशन बजट। यस।
तो इसमें हमें फोकस करना चाहिए, तभी हमारे बच्चे और बच्चों को है ना हर सेक्टर में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी चाइना की, एजुकेशन रिलेटेड ही देखी। सो उसमें दिखाया गया कि चाइना का एजुकेशन सेक्टर इतना एडवांस बन चुका है, इतने प्रैक्टिकल लेवल पे उन्होंने यस, अप्लाई किया है। प्रैक्टिकल लेवल एडवांस से ज्यादा मैच करेगा। प्रैक्टिकल लेवल इतना अप्लाई किया है कि बच्चों को मतलब नर्सरी से ट्रीट करते हैं कि ये क्या बनना चाहिए, मतलब यस, उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ लेते हैं वो क्या करता है, उसकी दिनचर्या जो भी होती है, दिन में क्या क्या करना इसमें पसंद करता है। बढ़िया एग्जांपल बताओ आपको। हाँ, चाइना में अगर किसी बच्चे को हम देखते, चाइना के इतने गोल्ड आए, इतने सिल्वर आए, उसका भी रीजन था ना हाँ, उस। तो चाइना में अगर किसी बच्चों को ये गोल्ड वगैरह के लिए ट्रेन करना है, तो वो जो बच्चे रहते बचपन से 4-5 साल के, तभी से गवर्नमेंट उनको अपने कंट्रोल में ले लेती, हाँ राइट। उनको ट्रेनिंग चालू करते, उनको पढ़ाना लिखाना। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को, मतलब वो पेरेंट्स ने अपना बच्चा नेशनल सर्विस के लिए दिया है, देश के लिए दिया है, तो पेरेंट्स को कुछ तो मिलना चाहिए, तो पेरेंट्स को सैलरी मिलते पेंशन के टाइप, कि बच्चे जिनके को बच्चे हाँ नेशनल ओलंपिक्स पास के के लिए लिए हाँ ट्रेनिंग ट्रेन कर कर रहे हैं, रहे तो हैं। उनके पेरेंट्स को सैलरी मिलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बच्चे खुद ट्रेनिंग करे उनको कुछ नहीं मिलता, तो ये डिफरेंस है। और एक फैक्ट ऐसा है कि चाइना हमसे बाद में ओलंपिक्स में हिस्सा लेना यस, शुरू किया। और उसके चाइना पास, चाइना बड़ा इकोनॉमी भी हमसे बाद में बना है। हाँ, और इंडिया के पास आई गेस 16-17 गोल्ड है अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और चाइना के पास कुछ तो 3 फिगर्स में गोल्ड है। चाइना के एक साल के गोल्ड हमारे पूरे लाइफ टाइम के गोल्ड से ज्यादा बन चुके हैं। हाँ इंडिया के पास इतने गोल्ड नहीं है, कम है, 16-17 से ज्यादा है ऑब्वियसली। मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता है अभी, लेकिन ज्यादा है। लेकिन चाइना के एक साल के गोल्ड हमसे ज्यादा है। सो वो ठीक है, हाँ। उसी के चलो, एक माइकल फेल्प्स नाम के वो एथलीट का नाम सुना है, अमेरिकन था स्विमिंग में। उस बंदे के अकेले के गोल्ड हमारे से ज्यादा है, अकेले एक एथलीट के गोल्ड हमसे ज्यादा है। इतनी तो बड़ी कंट्री है हमारी, हाँ, इतने तो लोग हैं यहाँ पे। उसमें हम एडुकेशन में और प्रैक्टिकल लेवल पे एडुकेशन पे, एक जो बोलते हैं ना वोकेशनल ट्रेनिंग जैसा, उसमें तो कम उसमें कर रहे हैं। हाँ हम बहुत कम है, बहुत पीछे। सो हमें उसमें अभी बहुत जाना। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? वो एक तो चीज है, इम्प्रूवमेंट हमेशा टॉप डाउन नहीं हो सकती, उसको बॉटम अप अप्रोच रखना होगा। बॉटम अप मतलब वो वाला बॉटम अप नहीं, नीचे से ऊपर जाते होना जाना होगा हमें। जैसे कि चलो वोकेशनल ट्रेनिंग अभी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका, हम स्टार्ट कहाँ कर सकते हैं? जिला परिषद के स्कूल्स होते हैं, पता है आपको? हाँ, तो जिला परिषद के जो स्कूल्स है वहां से स्टार्ट करो, छोटे छोटे बच्चों को बताओ ये ऐसा होता है, उनको खेलने दो, सिखाओ, उनको सारे स्पोर्ट्स के बारे में सिखाओ, उनको स्पोर्ट्स सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो, अच्छी चीजें सिखाओ, कुछ बनाना सिखाओ, तो वो बच्चों को धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट आएंगे। चलो, हमारे कंट्री में ऐसे कितने स्कूल होंगे जहाँ पे म्यूजिक सिखाया जाता होगा, हर स्कूल में। टेक्निकली देखें तो एडुकेशन में हर स्कूल में म्यूजिक का एक तो डिपार्टमेंट होना चाहिए, म्यूजिक का जो सब्जेक्ट आर्ट है, का। सबको सब्जेक्ट हाँ, है, लेकिन आर्ट सिखाने का एक वाले तो लोग। डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। राइट। तो कितने बच्चे गिटार सीख के बाहर आ रहे हैं हमारे स्कूल से? एक भी नहीं। तो स्पोर्ट्स का एक तो डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये सिर्फ खो खो खेल रहे, सिर्फ खो खो, चलो खो खो कबड्डी, खो खो कबड्डी यही सिखाया जा रहा है हमारे स्कूल। वो बुरा है ऐसा नहीं, अच्छा है, एटलीस्ट कुछ तो सिखा रहे। कबड्डी और खो खो बुरा है ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन बाकी के स्पोर्ट्स भी सिखाओ। नाम भी पता नहीं होते गांव के लोग, हाँ, गांव के बच्चों नहीं को पता होता। बेसबॉल क्या होता है पता नहीं होता। जैवलिन थ्रो बोलना नहीं आता है बच्चों को, जैवलिन में ही गोल्ड मिला और जैवलिन थ्रो बोलना नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है, और हमें हमारे वहां से शुरू करना होगा, और उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट को ही करना होगा, उनके हाथ में, बाकी लोग कोई कर नहीं ही कर क्या सकता। सकते। चलो एक एग्जांपल बताता मैं। मैंने पहले 2-4 महीने, 4-5 महीने हो गए तब कैलकुलेशन किया था। अभी फिगर्स एक्यूरेटली आएंगे कि नहीं याद नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ महिलाओं को हम क्या दे रहे, लाड़की बहन योजना से हाँ, जो पैसे दे योजना रहे। हुई हाँ, थी। तो 2,000 रुपये देने वाले थे, 1,500 से स्टार्ट किया था, 2,000 देने वाले थे। हम्म। तो एक पर्सन को अगर 2,000 दे दिए, तो 1 करोड़ लोग को कितने जाते? 2,000 करोड़। तो 5 करोड़ लोग को 10,000 करोड़ रुपए जाते। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट होंगे 36, ऐसा कुछ, तो 36 डिस्ट्रिक्ट है, हम्म। 37। तो उसमें हर जिले में, हर जिले में अगर हमने 100 स्कूल्स भी बनाए नए, 100 स्कूल्स नए, और हर स्कूल का बजट रखा हमने मानो 10 करोड़ या फिर 5 करोड़ या फिर ईयर 2 करोड़, 2 करोड़ तो बहुत हो गया ईयर एक से स्कूल। बहुत हो जाता हाँ, है। एक स्कूल के लिए 2 करोड़ का स्कूल बनाया और 100 स्कूल बनाए हर जिले में, तो ऑलमोस्ट हर तहसील में एक एक स्कूल तो आ जाएगा, या फिर एक से ज्यादा आएंगे। तो शुरुआत तो एक से करेंगे, तो 2 करोड़, 100 स्कूल बनाए, कितने बनते हैं एक जिले दो के? सौ करोड़ 200 करोड़।
टोटल कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट 36 36 मान लो अभी। एक वो पालघर का बढ़ गया अभी तो कम ज्यादा, लेकिन 36 मान लो round, कैलकुलेशन हाँ। के लिए इजी हो जाता तो 36 में एक जिले डिस्ट्रिक्ट में हमें लग रहे 200 करोड़, 36 इंटू 2 है। 72 72,000 करोड़, तो 7,200 करोड़। 200 करोड़। 10,000 करोड़ हम कैश में बांट रहे हैं, और 7,200 करोड़ में 2-2 करोड़ के स्कूल कैसे बनेंगे, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, वो लेवल के स्कूल बन सकते हैं इसी स्टेट में। और ऐसा भी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद चाहिए, इतना बजट तो स्टेट गवर्नमेंट का है, राइट। इतना तो कर्जा उठा रहे हैं हर साल। तो करो 7,000, 10,000 करोड़ हेल्थ केयर के लिए और 10,000 करोड़ एडुकेशन के लिए। वो पैसे तो दे रहे, लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे वो पता नहीं चल रहा। तो सीधे काम करो, स्कूल बनाओ, चल खत्म करो। और इसी का रीजन भी होगा कि स्कूल, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां से बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती दिख रही है, और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे अपने जो भी पेरेंट्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल प्रेफर कर रहे हैं। यस, तो उसके पीछे का रीजन भी यही होगा कि एजुकेशन पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस। जो टीचर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका खुद का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा राइट। है। चलो एक सिंपल आइडिया, हमारे एक दोस्त ने हमको ये आइडिया अभी 2-3 दिन पहले ही आया था हमारे सामने। सिंपल आइडिया था, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कंपलसरी कर दो कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। राइट। डेवलपमेंट कहाँ से होता है? गवर्नमेंट के लोग करेंगे, ऑफिसर लोग करेंगे। स्कूल पे ध्यान कौन रखता है? ऑफिसर लोग रखते हैं। अगर कंपलसरी कर दिया कि भाई तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कमिश्नर है, फर्क नहीं पड़ता, तेरा बच्चा महानगर पालिका या जेडपी के स्कूल में ही पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? बच्चे को डालना तो पड़ेगा, जॉब उसको प्यारा है, राइट। लेकिन वो फिर क्या करेगा? वो स्कूल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, टीचर को बोलेगा कि करो अच्छे से पढ़ा, मेरा बेटा यहाँ पे आ रहा है। कमिश्नर का बेटा वहां पे जा रहा है, तो टीचर को क्या बोलेगा? भाई अगर इसको मार्क्स कम आए तो पहले तेरे को देखूंगा। ठीक है? तो ये मतलब इतना सिंपल आइडिया, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो सभी बच्चे गिटार सीख के ही आ रहे हैं। यस, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, बस एक रूल बना दो, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, कंपलसरी है। नहीं तो हमारे स्टेट में जॉब ही मत करो, गवर्नमेंट जॉब, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में बढ़ने लग गए ना, तो ये सारे ऑफिसर लोग स्कूल पे ध्यान देंगे। ये सब बोलेंगे भाई पहले स्कूल सुधारो। वो तो हो सकता है, ये पॉसिबल भी है, और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आ पाएगा। योगा डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, तो भारत के, इंडिया के जो भी कल्चर है, योगा हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, और हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है हमारा सिनेमाज, और सिनेमाज से हम जो भी कुछ दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को रिगार्डिंग रामायण, महाभारत, हिस्टोरिक मूवमेंट्स जो भी होते हैं वो सारा दिखाना चाहते हैं, तो उसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अगर बॉलीवुड भी देखोगे आप, तो बॉलीवुड मतलब इतना भी देखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं। आज देखोगे तो चाइना का फिल्म इंडस्ट्री हमसे बड़ा होगा। ठीक है? जिस चाइना की मूवीज कोई देखता भी नहीं था, क्योंकि उनकी आंखें दिखती नहीं थी लोगों को, इसलिए। लेकिन फिर आज उनका भी फिल्म इंडस्ट्री हमसे बड़ा हो गया। बॉलीवुड देखोगे तो 90s तक या फिर 2000 तक बहुत अच्छे पोजीशन पे था। वहां से फिर जो नेपोटिज्म चालू हुआ, और जो मतलब ये क्या बोलते हैं अपन, व्यक्ति पूजा जो चालू हुई कि नहीं बस पार देखो, भोई का पिक्चर है तो देखेंगे, स्टोरी कैसा भी हो, ये कल्चर थोड़ा बाद में पीछे पीछे हटने लगा, और लोग फिर स्क्रिप्ट वगैरह ये ढूंढने लगे। लेकिन बॉलीवुड वालों को आदत रही नहीं थी फिर, तो वो कोप अप नहीं कर पाए। तो बॉलीवुड भी एक तरह से मतलब अभी कुछ बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे, ऐसा मैं मानूंगा नहीं, मैं मानता ही नहीं, कभी नहीं मानूंगा। इंडिया में भी 3-4 फिल्म नहीं, इंडस्ट्री। इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री बोलोगे तो बहुत स्ट्रांग है, बॉलीवुड बोलोगे तो उतना स्ट्रांग नहीं रहा। इंडिया में अभी टॉलीवुड है, मॉलीवुड है, कॉलीवुड है, मतलब आप सिर्फ कोई भी वर्ड बनाओ उसको आगे वुड लगा दो, वो है इंडिया। तो भोजपुरी वालों का अलग ही गाना चल रहा है, उनका अलग है। तो है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन देखोगे आप ग्लोबल स्टेज के लेवल का है तो नहीं, क्योंकि हॉलीवुड वो हमसे बहुत एडवांस है। मैं खुद भी बॉलीवुड की मूवीज बहुत कम देखता। अभी रिसेंटली मैंने एक अच्छा मूवी देखा, केसरी 2। तो ऐसे एक दो मूवी आते, तो ऐसे ही मूवीज देखता मैं, ज्यादा कुछ नहीं देखता। तो बॉलीवुड भी इतना अच्छा डेवलपर, कल्चरली ऐसा लग रहा है कि हम बहुत इम्पैक्ट डाल रहे। तो ये हमारा क्या है फिर, थोड़ा अंधविश्वास, मतलब अंधविश्वास से बाहर निकलते निकलते हम खुद अंधविश्वास में जा रहे हैं कि हमारा ऐसा है, हम सॉफ्ट पावर है, ग्लोबल सुपर नहीं। प्रैक्टिकली वही, हम ग्लोबल सुपर पावर अभी तो नहीं है, ना कल्चरली है, ना टेक्नोलॉजिकली है, ना मिलिट्री माइट से, कुछ भी नहीं। तो इसमें कैसा है, हमें धीरे धीरे बढ़ रहा है इन्फ्लुएंस, यस, क्योंकि इतने लोग हमारे इंडिया से बाहर जा रहे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ये लोग जाएंगे तो साथ में कल्चर भी लेके जाएंगे। राइट। क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम इंडियन कुजीन ऐसा कोई चीज नहीं था वर्ल्ड स्टेज पे, लेकिन अभी इंडियन कुजीन होता है। तो बहुत सारे लोग मतलब फॉरेनर्स भी
इंडियन कुजीन को जाते कि भाई अभी इंडियन खाएंगे, आज करी खाएंगे एकदम झनझनित रस्सा मार के, तो वो आया है अभी कल्चर में। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मतलब बहुत डोमिनेंट है ऐसा कुछ नहीं। और देखेंगे तो इंडियन कल्चर ही वैसा है, इंडियन कल्चर कभी डोमिनेंट नहीं था। इंडिया ने हमेशा सबको अकोमोडेट किया है, सबको साथ लिया है, वही इंडिया का कल्चर है। अगर चलो एक एग्जांपल बताता है इसका, जू जो कम्युनिटी, जू लोग जो है, ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है दुनिया में जिन्होंने जू लोगों को नहीं मारा है। आज बोलते हो ना इसराइल इतना अग्रेसिव किए, तो उसका रीजन वही है। ऐसा कोई भी कम्युनिटी नहीं है, कल्चर नहीं है जिसने जू लोगों को नहीं मारा है। बट इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जिन्होंने जू लोगों को एक्सेप्ट भी किया, उनको पनाह दी, उनको रहने दिया इंडिया में, उनको मतलब हर अपॉर्चुनिटी दी। तो सिर्फ इंडिया एक ओनली कंट्री है, या फिर इंडिया का ओनली रिलीजन है जिन्होंने जू लोगों पे अत्याचार नहीं किया। नहीं तो इवन अमेरिका में भी जू लोगों पे अत्याचार हुए थे, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं था। तो है वो कल्चरली बढ़ तो रहे आगे, लेकिन इतना डोमिनेंट है ऐसा अभी कुछ तक नहीं। ऐसा इम्पैक्टफुल कुछ नहीं हुआ है। डोमिनेंट है ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का रोल कितना सिग्निफिकेंट हो गया है रिसेंट ईयर्स में? रिसेंट में बोलोगे, एक्चुअली पहले से ही बोलोगे तो सही चलेगा। रिसेंट में तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी फिलहाल के लिए देर आर ओनली 3 और 4 मेजर पावर्स जो इंडो पैसिफिक रीजन को, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये दोनों बहुत बड़े कनेक्टिंग लिंक्स है। और अगर कोई एक कंट्री इनको कंट्रोल करना चाहे तो अब मुश्किल तो है कंट्रोल करना, लेकिन किसी एक के कंट्रोल में आ गए तो फिर पूरा वर्ल्ड उसके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है, देर आर कंपीटिंग पावर्स राइट नाउ। एक यूएसए भी compete कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, इंडिया भी है, तो छोटे मोटे तो है ही, जापान ऑस्ट्रेलिया ये सब भी। लेकिन जो मेजर कंट्रीज है जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये सब कैसे थोड़े पैसिफिस्ट पॉलिसी के लोग हैं। मतलब ये सबको साथ, सबका साथ सबका विकास जो बोले हमारे, वैसा ही इनका पॉलिसी है कि यार सबको करने दो। लेकिन वहीं पे आता है चाइना, तो चाइना को कैसा है, चाइना थोड़ा अग्रेसिव पॉलिसी का कंट्री है, तो उनका नहीं हमारे बाप का है सब, तो सब हमें चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उनको टैकल करने के लिए अभी चाइना के हाथ में कंट्रोल ना जाने देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडिया। अगर पैसिफिक ओशियन में बोलोगे तो वहां पे यूएसए, यूएसए बहुत बड़ा पावर है, उनके पास मतलब बहुत बड़े बड़े फ्लीट है नेवी के। तो चाइना को उधर से वो टैकल करते पैसिफिक में, तो चाइना कंट्रोल नहीं ले सकता। लेकिन फिर साउथ एशिया में पकड़ो, या फिर इसको इंडियन सब कंटिनेंट बोलते हैं, इनमें जो कंट्रीज है इन सबको प्रोटेक्ट करना, या फिर इन सबको एक तरह से प्रोटेक्शन देना इंडिया का काम बन चुका है। तो इंडो पैसिफिक में अगर आप देखोगे तो जितना बड़ा रोल यूएसए का है, उतना ही बड़ा रोल आज इंडिया का भी बन चुका है। क्योंकि जो छोटे मोटे कंट्रीज है वो तो खुद को इतने अच्छे से डिफेंड नहीं कर सकते। तो जो मेजर पावर्स है जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, तो इन सबको एक दूसरे को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो चाइना आगे अग्रेसिव बनने जाए तो इंडिया, एग्जांपल बताता मैं आपको, चाइना ने बीच बीच में ऐसा दिखा है कि साउथ ईस्ट एशिया जो है अपना, मतलब ये ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो इन पे चाइना बोल रहा था ये ताइवान हमारा है, हमको दे दो, हमको दे दो। तो इंडिया ने क्या किया, इनको सीधे, जो इंडिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया काफी अच्छा है, तो ब्रह्मोस से ये जो अच्छे अच्छे मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये इनको देना चालू करते कि भाई चलो आप भी रखो, अगर कभी प्रॉब्लम आया तो 2 4 तो प्लेन गिराओ ही गिराओ। तो ये एक तरह से क्या दिखता है कि हम भाई चाइना को सीधे ये, एक ऐसा नहीं कि 10 20 मिसाइल या फिर 2 5 हजार मिसाइल देने से ताइवान चाइना को हरा देगा, लेकिन चाइना को फिर ये समझ में आता है कि नहीं, हमारे अपोज में भी कोई तो है, इनको सपोर्ट करने वाले भी। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया जो है इन कंट्रीज को सपोर्ट करे। इनको सपोर्ट करने से क्या रहेगा, वो पीस जो है, वो ट्रेड रूट्स जो है, ट्रेड रूट जो मैटर करते हैं, जिनसे सारे फ्रेट्स वगैरह जाते आते, ये ओपन रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक, मतलब बहुत बड़ी चीज है इंडिया के लिए, ये करना ही होगा, हमें ऑप्शन नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते यार तुम्हारा तुम देख लो, मरो उधर, हमें क्या करना है, हम हमारा हमारा देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें उनको हेल्प करना ही पड़ेगा ताकि वो ट्रेड रूट्स ओपन रहे। राइट। सो मिलिट्री पार्टनरशिप, जैसे आपने अभी मेंशन भी किया, तो मिलिट्री पार्टनरशिप लाइक यूएसए, इजराइल और फ्रांस, क्या ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ा रहे हैं? देखेंगे तो जब वक्त आएगा तब शायद कोई होगा साथ में, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि दूसरों के बीच में झगड़े लगा के भाग जाते लोग। तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा इंडिया, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। इंडिया अगर जिस भी दिन कोई भी एक्शन लेगा वो खुद के दम पे लेगा, दूसरों के दम पे, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की आदत इंडिया को पहले से नहीं है।
तो ऐसा कुछ इंडिया करेगा ऐसा। और यूएसए का कैसा है, आज इंडिया के साथ इंटरेस्ट है तो इंडिया के साथ है, क्योंकि चाइना को टैकल करना है। पहले इंडिया को टैकल करना रहता था तो वो पाकिस्तान के साथ थे। आज भी अपने ट्रम्प तात्या पाकिस्तान के वो जो मुनीर साहब है उनको खाना खाने के लिए बुला रहे थे। मतलब मोदी जी को भी बुलाया था, लेकिन मोदी जी गए नहीं। मोदी जी उन्होंने ऑफिशियली तो ये भी बोल दिया ना, आई लव पाकिस्तान जैसा हाँ, कुछ तो बोला तो उन्होंने। वो करते रहे उनका अफेयर, हमें क्या करना है। तो हमको वो थोड़े हमारे साथ में, वो उनको जो करना है करने दो। लेकिन पॉइंट भी, इनका जहां तक इंटरेस्ट अपने साथ है ये साथ में रहेंगे। जिस दिन अगर हमारे इंटरेस्ट एक साथ ना रहे तो ये हट जाएंगे। हाथ ऊपर कर देंगे। तो दूसरों के भरोसे हम कुछ नहीं कर सकते। और आई डोंट थिंक इंडिया को किसी के भरोसे बैठने की जरूरत है। किसी को लगता होगा अगर इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो यूएसए बीच में आएगा इंडिया की मदद गलत हो। ना यूएसए आएगा ना रशिया आएगा, कोई भी नहीं आएगा। दोनों न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज है, दोनों अपने अपने सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Right. तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी किसी दूसरे के भरोसे कुछ करेगा। हम खुद कैपेबल है। जिस दिन मन चाहा उस दिन किसी को पकड़ के ठोकना भी पड़ा तो ठोक भी देंगे। तो इतना कैपेबल इंडिया हाँ, आज। यस, उतना है। क्या भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं? क्यों नहीं का तो जवाब ही नहीं है। मतलब मिलनी ही चाहिए। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इंडिया डिजर्व्स टू बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक पावर होती है उनके मेंबर्स के पास, उसको वीटो पावर बोला जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस का कोई भी डिसीजन होता है, वो डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी एक मेंबर को पसंद नहीं आता है तो वो डिसीजन को वीटो कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो मेंबर है वो कोई भी डिसीजन रोक सकते हैं यूनाइटेड नेशन का अकेले। ओके। तो वो कंट्रीज कौन से होते थे? वो सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया, चाइना। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। तो क्या इंडिया उस लेवल पे नहीं है क्या? आज देखोगे तो ब्रिटेन और फ्रांस से ज्यादा इंपोर्टेंस इंडिया का बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहे, कोई रिपोर्ट आएगा कहेगा इंडिया इज द 12th स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, तो उसको जाके दिखाओ इंडिया की आर्मी स्टैंडिंग कितनी, इंडिया की नेवल स्टैंडिंग कितनी, इंडिया की एयरफोर्स कितनी बड़ी है। वो ब्रिटेन और फ्रांस को हमसे ऊपर बोल रहे, तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे लोग। ठीक है, कोई रैंकिंग आएगा बोलेगा आप 12th नंबर पे हो, रैंकिंग निकालने वाला तू कौन है भाई? कहाँ से आया, कैसे रैंकिंग निकाला, मतलब क्या क्राइटेरियाज लिए? मतलब ये तो हो गया ना। इकोनॉमिकली हम आपसे बड़े, मिलिट्री पावर से हम आपसे बड़े, हमारे पास मिसाइल ज्यादा है, ट्रक ज्यादा है। देखोगे सारे टेक्नोलॉजी में, सुपर पावर्स में हम बहुत अच्छा सारी काम चीजों कर में आगे, फिर भी हम रैंकिंग में आपसे नीचे कैसे आ गए? सिर्फ पर कैपिटा इनकम कम है इसलिए। तो ठीक है, फिर पर कैपिटा का ही फायदा लेते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन बड़ा है। आपकी 20 लाख की आर्मी होगी, उससे आधे दाम में हमारे 40 लाख की आर्मी खड़ी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो ये तो लोग रैंकिंग में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन पॉइंट भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे कंट्रीज होने चाहिए जिनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, जिनके हाँ या ना से ग्लोबल स्टेज पे फर्क पड़ता हो। पड़ना चाहिए। तो इंडिया वैसा कंट्री तो बन चुका है ना। सो यस, इंडिया डिजर्व्स टू बी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें एक और चीज, बहुत सारे कंट्रीज सपोर्ट भी करते हैं इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज को ऐसा लगता है कि इंडिया हमारे में से, उनमें से नहीं, वेस्टर्न वालों में से नहीं, हम में से, हाँ, नीचे वालों में। सपोर्ट हाँ, करते हैं। राइट। क्या लेकिन इंडिया ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है अभी? यस, डेफिनेटली। कितने एग्जांपल बताओ आपको? बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि तुर्की में वो अर्थक्वेक आया, सबसे पहले एड किसने भेजा? हमने। बाद में वो पागल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे, दे आल्सो सेड वी लव पाकिस्तान। तो दिमाग पे गिरे हुए लोग हैं, उनको छोड़ो। लेकिन सबसे पहले एड देने कौन गया था? हम ही गए। मलेरिया के जो मेडिसिन है अफ्रीकन कंट्रीज को सबसे ज्यादा कौन देता है दुनिया में? हम। कोरोना में खुद के वैक्सीन पूरे करके दुनिया को वैक्सीन पहुंचाने कौन गए थे? इंडिया गए। हम। कहीं पे भी कोई भी एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हो, पीस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह पे इंडिया सबसे आगे रहता है, हर चीज में सपोर्ट करता है। तो नहीं है क्या रेडी? यस, वी आर रेडी। और हमने किए, हम कर रहे। पीस कीपिंग फोर्सेज में देख लो, सबसे ज्यादा सोल्जर्स हम देते, तो कर रहे। आप बोलो सिर्फ कौन सी जगह पे कौन सा इश्यू सॉर्ट आउट करना है, वहां पे हमारे लोग बोलते हैं। पहुंचेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको यही नहीं चाहिए। आप वो इंडिया को अच्छे रोल में देखना नहीं चाहते हो, इसलिए फिर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स ओपन नहीं कर रहे। और अभी तो बोलू, यूनाइटेड नेशंस उतना पावरफुल नहीं रहा, उतना दम नहीं रहा उसमें जितना एक जमाने में हुआ करता था। अभी यूनाइटेड नेशन से कोई डरता नहीं है इतना। पहले फिर यूनाइटेड नेशंस में वजन तो था, अभी वो नहीं रहा।
कोई फर्क नहीं पड़ता मिलता है नहीं मिलता है। सीट के कोई इतना हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी दुनिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इंडिया और इंडियन लोगों को लेके, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हम्म। ओवर पॉपुलेशन हो गया, या फिर क्योस बहुत ज्यादा है, ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है। और बहुत सारे इंडियन बड़े लोग, क्रिकेटर्स हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या फिर बिजनेस टाइकून्स हो गए, वो खुद भी इंडिया को छोड़ के बाहर सेटल होते और उसका रीजन बताते कि इंडिया इज नॉट सेफ, दैट मीन कि वो वहां पे शिफ्ट हो इतने गए साल बहुत से तो सारे। हम जिंदा ही है, अभी कौन से मरे तो नहीं। तो फिर मेरा पूरा लाइफ हो गया, चलो मैं जितने साल जिया हूँ, आज तक मेरे साथ ना कोई चोरी का इंसिडेंट हुआ है, ना कभी किसी ने मेरे को मारा है, ना मतलब रियली अभी तक मेरी पूरी जिंदगी में कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि हो जाए, नहीं चाहता मैं ना हो, मोस्टली मेरा वही ख्वाहिश है कि नहीं हुआ है। तो मेरे को तो कभी कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं दिखा। तो इन जिन लोगों लोगों को को क्यों दिखा है, देता है कि इनके पैसे कोई चोरी करने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? फिर इनको अपने पैसे छुपाने हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्स। यस, बहुत सारे लोग टैक्स हेवन की वजह से भी दूसरे कंट्रीज में सेटल होते। कुछ लोग का अलग रीजन रहते। फॉर एग्जांपल आपको एक इंसान का नाम बताता हूँ जो बहुत फेमस है, विराट कोहली। विराट कोहली रहने के लिए इंग्लैंड में रहना प्रेफर करते। वो इसलिए नहीं करते कि वो सेफ नहीं है, वो इसलिए भी नहीं करते कि उनको टैक्स बचाना है, वो बस इसलिए करते, इंडिया में वो कहीं पे भी निकल जाए, आजू बाजू लोग जमा हो जाते, तो वो अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते इंडिया हम्म। में। विराट कोहली इंडिया में अपनी लाइफ ही नहीं जी सकता, उसको जीना है तो बुर्का डाल के चलना पड़ेगा फिर। लेकिन इंग्लैंड में कैसे वो घूम रहा है, कि लोग तकलीफ नहीं देते, लोग उनको दे मतलब उनको अकेला छोड़ देते कि भाई जाओ तुम भी मजे करो। इंडिया में वैसा नहीं कर सकते। चलो विराट कोहली अगर नासिक के किसी मॉल में शॉपिंग करने आ गया तो क्योस 2 मिनट में हमारे दोस्त का फोन आएगा, भाई विराट कोहली आया, आजा सिटी सेंटर में आजा, विराट कोहली पहुंच गया है, अपन देखेंगे। सो इज दिस द मेन रीजन? ये कोई, मुझे तो नहीं लगता ये कोई मेन। नहीं, रीजंस हर किसी के अलग अलग होंगे, कुछ लोग के अलग होते, कुछ लोग के अलग होते। मतलब ये तो विराट कोहली का रीजन बताया था उसने, लेकिन उन्होंने खुद हाँ बताया। बताया था, मैंने देखा था शायद कहीं पे न्यूज में देखा था, हम्म। उनका ट्वीट वगैरह कुछ तो आया था। तो कुछ लोग फिर, विजय माल्या साहब भी है उसमें, फिर कुछ लोग भाग भी जाते। तो हर किसी का अपना अपना चॉइस वेस्टर्न मीडिया और सोशल मीडिया पे इंडिया का सही नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट ने क्या कुछ फॉलो करना चाहिए? है। वेस्टर्न मीडिया, उस पे इंडिया का सोशल नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी वो लोग को पसंद आती, वो है यूएस का जो दोस्त है वो वेस्टर्न मीडिया का दोस्त है, यूएस के जो खिलाफ है वो वेस्टर्न मीडिया के खिलाफ है। सो तो दोस्त उसमें बने हम रहना कुछ चाहिए। नहीं, हम ना दोस्त है ना दुश्मन है किसी के। हम भाई वी आर अलाइज, हम पार्टनर्स है ग्लोबल वर्ल्ड स्टेज पे। आप भी काम करो दुनिया के भलाई के लिए, हम भी करेंगे, दोनों मिलके देश को आगे लेके जाएंगे। और वही काम हम रशिया के साथ भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो आपके लिए मतलब आपके लिए किसी और के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। राइट। और वेस्टर्न मीडिया क्या सोचता है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब अभी, अब आप जितने भी आंसर दे रहे हो उसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, अपने अपने काम में वो मस्त मगन है, ऐसा आप बोलना ये चाह रहे हो? एक्चुअली वही यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए इंडिया का, अपना काम करो। मैं सबको यही बोलूंगा, अपना काम करो, इंडिया को आगे लेके जाओ, इतना आगे लेके जाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि कौन क्या सोचता है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या सोचते हैं इससे सबको फर्क पड़ना चाहिए। राइट। सो तो ये होना चाहिए माइंड से। ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है उस यस। बारे में। अगर अगर फ्यूचर आउटलुक के बारे में देखिए तो 2050 तक अगर इंडिया एक सुपर पावर बन जाए तो वो प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा? मिलिट्री के फॉर्मेट में, इकोनॉमी के हिसाब से, और टेक या फिर कल्चर के हिसाब से कैसा दिखेगा इंडिया? आई वुड ऑलवेज गो विथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2050 में मिलिट्री, कल्चर, ये सारी चीजें शायद रिडंडेंट हो जाएगी। देर इज ओनली वन थिंग जो हमेशा रहेगी और आगे आगे बढ़ते जाएगी, वो है टेक्नोलॉजी। क्या पता अगर 2050 तक पैसे का कोई नैरेटिव ही ना रहे तो, राइट। पैसा या कोई कंसेप्ट ही ना रहे तो, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ बन जाए तो। अभी बहुत सारे लोग क्रिप्टो पे हाँ, डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो 2050 तक अगर इंडिया सुपर पावर बनता है तो उसको एक ही चीज सुपर पावर बना सकती है, वो है टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी में पावरफुल है वही जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला अगर तलवार लेके आए और मैं अगर बंदूक लेके जाऊँ, सामने से 100 आ रहे और मैं अकेला हूँ जिसके पास 2 गन है, तो कौन जीतेगा? 100 जीतेंगे या मैं? शायद उनको मेरे तक पहुंचने से पहले 100 गोलियां मार चुका हूँ मैं। तो टेक्नोलॉजी ही आप सब कुछ कंट्रोल करेगी। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ऐसे जो अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज है, उनको अगर सही से कंट्रोल किया तो सुपर पावर बनेंगे। टेक्नोलॉजी या तो दुनिया को बहुत आगे लेके जाएगी, या मतलब आगे ही लेके जाएगी, खत्म ही कर देगी, ऐसा भी हो सकता है।
यू डोंट थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तो लोग थोड़ा सा सोचना कम कर दिया, लोगों ने डिपेंडेंट हो गए बहुत सारा। थिंक नहीं, जानता हूँ बहुत सोचना कम हो गया है लोगों का। लोग आजकल मतलब सब कुछ चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी फोटो एडिटिंग के लिए भी चैट जीपीटी यूज करने लग गया। लोग फोटो डालते उस पे लगते, लिखते कि स्टूडियो लाइट में मेरे फोटो एडिट करके दो, वो करके देते बेचारे, और हम वही यूज करते। तो तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी में या फिर इंडियन इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी में हेल्प भी कर सकता है, अगर उसको अच्छे से यूज किया तो, या फिर वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक अकेला टूल है जो आज तक हमें समझ में नहीं आया, हम सिर्फ बनाते जा रहे, हम्म। बिना समझ के बनाते जा रहे। इट्स लाइक खुद के लिए एक मतलब जाल बुन रहे, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारा, मैं अकेला नहीं हूँ इस सोच का, मैं हमेशा से ये सोच कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अच्छा है वो, उसके बाद वो अच्छा नहीं है। अगर वो उससे आगे जाएगा तो शायद हमारी दुनिया खत्म भी हो सकती है। इसकी वजह से मैं टर्मिनेटर मूवीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से, और हो सकता है। बहुत सारे मतलब इस फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब भी छोड़ी, और उसका रीजन भी ऐसा ही कुछ पता है जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे यस हो यस कि यस, एक्चुअली ये ये वर्स्ट हुआ बनता है। जा रहा है? ये हुआ है, गूगल के एक गूगल का एक बंदा था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। उनके पास एक प्रोजेक्ट था, उसने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया बाद में। एक्चुअली छोड़ा या निकाला गया ये मेरे को याद नहीं, लेकिन उसने बोला था कि वो जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करते टाइम ऐसा फील हो रहा था कि इट वॉज फीलिंग समथिंग। हम्म। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग के जैसे फीलिंग के साथ जैसे बात करते हैं ना, अभी आपने मेरे को गाली दिया तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा ना, तो वो वैसा बिहेव करने लग गया था। तो उन्होंने उसको शट डाउन किया वो प्रोजेक्ट को। मतलब वो बंदे को तो निकाल दे, लेकिन वो प्रोजेक्ट को शट डाउन किया कि नहीं आज तक पता नहीं, हम्म। चार दीवारी के अंदर क्या चल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रियली अ नेक्स्ट बिग थिंग, इट्स गोना बी अ नेक्स्ट बिग थिंग। ये डेंजर भी हो सकता है, ये वरदान भी हो सकता है, उसको कैसे यूज करते हैं उस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से ट्रेन किया जाए सर्जरीज वगैरह के लिए या फिर प्राइमरी मेडिकल हेल्थ केयर के लिए, तो जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डॉक्टर्स का शॉर्टेज, मेडिकल स्टाफ का शॉर्टेज, ये शॉर्टेज कम हो जाएंगे। तो अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। अब आप देखो कैसे यूज करना है। कुछ Right. लोग इसको मतलब वेपन की तरह यूज करेंगे दूसरे कंट्रीज पे अटैक करने के लिए। कुछ लोग इसको अच्छे ही की तरह यूज करेंगे मेडिकल हेल्थ केयर में, या फिर एडुकेशन में, स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पे भी। स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स कम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे ऑप्शन है वहां पे। तो यूज अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते, आप डिपेंड बताओ। से हम कैसे उसको यूज करते यस हैं। यस। सो थोड़े से हमें अपने आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन भी जानने हैं, जैसे कि आपका सबसे प्राउड मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पे कुछ तो ट्रूली इम्पैक्टफुल अचीव किया? इसमें मेरे दो है एक्चुअली, एक में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे लाइफ टाइम में, और एक जिसमें मैं नहीं था लेकिन उसके बारे में पढ़ा है। तो मेरे को हमेशा से लगता है कि वो टाइम पे कैसा लगता होगा इंडियन लोगों को जो पढ़ते होंगे देखते होंगे। तो वो है 1971 का वॉर। अभी आप देखोगे तो यूएसए ने वियतनाम के साथ वॉर किया, 4-5 साल चला, कितने लोग मरे, रिजल्ट कुछ भी नहीं, वियतनाम उल्टा जीत गया ऐसा मान लो। दूसरा रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू है, इतने साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं, उल्टा रशिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन इंडिया ने वो टाइम पे पाकिस्तान जैसे स्ट्रांग कंट्री को 13 दिन में हरा कर, सिर्फ 13 डेज में हरा कर, दो टुकड़े करके दूसरे टुकड़े को नया देश बना दिया, बांग्लादेश। बांग्लादेश। वो भी पाकिस्तान का अनकंडीशनल सरेंडर लेके। 94,000 के ऊपर उनके कुछ सैनिक थे हमारे इंडिया के कब्जे में, सरेंडर करे। तो अनकंडीशनल सरेंडर था, वो भी वो टाइम पे जब पूरी दुनिया खिलाफ थी। मतलब यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब आए थे इंडिया से लड़ाई करने के लिए। बे ऑफ बंगाल तक आए थे, हमें वो टाइम पे रशिया ने मदद किया था। तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉल कर रहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि मैडम जी वॉर रोक दीजिए, और ये बोल रहे उनको 1.5 घंटा वेट करने के लिए बोलो, मैं काम में हूँ। तो ये तरीके से बात किया वो, मतलब ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि यार क्या ही कर दिए, एकदम भौकाल मचा दिए। दूसरा, मेरे लाइफ टाइम में जो देखा, एक है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो हमने मंगल ग्रह पे यान भेजा है, वो भी इतने कम पैसे में जितने में कोई हॉलीवुड का मूवी बनता हो। इंटरस्टेलर मूवी का बजट हमारे मार्स मिशन से ज्यादा है, हमारे मार्स मिशन का बजट उससे कम था। तो इंडियन लोग मतलब बोलते ना कर ले जुगाड़ वाला, एकदम बहुत जुगाड़ू लोग है कि किसी भी बजट में हम कुछ भी कर सकते। तो ये मतलब ये दूसरा मेरा सबसे प्राउड मोमेंट था कि भाई इंडिया कुछ भी अचीव कर सकता है, ठान ले अगर बनाना है
तो अभी देखो, आप टेक्नोलॉजी में हम वैसे तो इतने आगे नहीं है। अभी हम खुद जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं बना पाए, चाइना वाले 6 पे निकल गए। लेकिन अगर कभी इंडिया ने ठान लिया कि भाई बनाना है, दुनिया का सबसे एडवांस जेट बनाना है, 2-4 साल ज्यादा, शायद ज्यादा लगेंगे, लेकिन बना के दिखाएंगे। तो ये इंडिया में हमेशा कैपेबिलिटी रहा है। नॉलेज की कमी नहीं है। फिर ये जो बंदे, रॉकेट क्या होता है वो भी पता नहीं था, वो लोगों ने मतलब बैलों के ऊपर लगा के, बैलों के कंधों पे वो रॉकेट लेके गए थे लॉन्च करने के लिए। उनको अभी पिछले साल का जो स्पेस अवार्ड है वो इसरो को मिला। तो वहां से शुरू करने वाले लोग अगर अमेरिका के सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च कर रहे, तो फिर बात तो होगी कुछ। राइट। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमने किया। इंडिया के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इंडिया को अब जो भी शेप देने की चल रही है, तो इंडिया के यूथ को क्या करना चाहिए उस रिगार्डिंग? क्या आपका उनके आई रिगार्डिंग? वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सॉफ्टवेयर कितना भी बढ़िया हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता, हार्डवेयर चाहिए ही चाहिए, और हार्डवेयर के लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होता है। तो सिर्फ स्टार्टअप के नाम पे 4 लोग बैठ के लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं और स्टार्टअप कर रहे हैं, हो गया स्टार्टअप, वैसे स्टार्टअप नहीं होंगे। उनसे शायद होंगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन कंट्री में बेनिफिट तभी होगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आओ। तो लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो बना रहे हो, तो लैपटॉप कौन बनाएगा? चाइना से मंगाओगे? सब कुछ थोड़ी चाइना से मंगाओ। तो आप आईसी सर्किट कैसे बनाते हैं, चिप्स बनाने का ये सारी चीजें बनाने का देखो। अभी अगर आपको इनोवेशन करना है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सर्विस सेक्टर भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर सेक्टर भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप दोनों की तरफ इक्वली देखो, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा। ओके। सो एक सवाल रह गया था मेरा पूछने का। हम्म। इसराइल और ईरान का जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है उस पे, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसे ग्लोबल टेंशन के टाइम पे इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए? नेचुरल, डिप्लोमेटिक या फिर स्ट्रेटेजी? देखो इसमें कैसा है, स्टांस तो हमेशा किसी भी कंट्री का स्ट्रेटेजी की होना चाहिए, भाई अपना फायदा देखो कहाँ पे है। तो डिप्लोमेटिक में कैसा है कि सिर्फ हाँ तुम्ही पंचान, इससे नहीं होता है। हमेशा हर चीज का स्ट्रेटेजी के लिए सोचना चाहिए। इसमें एक चीज दिखेगी, जब भी इंडिया को प्रॉब्लम्स आते, तो इसराइल आज तक कभी इंडिया के खिलाफ गया नहीं, इसराइल ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। लेकिन वैसे देखिए ओपनली तो ईरान भी कभी इंडिया के खिलाफ गया नहीं, लेकिन ईरान ऑलवेज हैड सिंपैथी फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये सारी चीजों को बाजू में रखे और एक चीज देखे कि हमें दोनों से, इंडिया को जो काम करना चाहिए वो है कि पीस, शांति बनाओ, दुनिया में शांति बनाने की कोशिश करो। क्योंकि हमें लगता है कि वॉर तो उधर चल रहा है, वॉर कहीं पे भी चले। रशिया और यूक्रेन का वॉर बढ़ा था, इंडिया में ऑयल प्राइसेस पड़ने लग गए थे, राइट। ईटिंग ऑयल। ठीक है, तो वॉर कहीं पे भी हो, नुकसान हर किसी को होता है। तो वॉर इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट्स लाइक ये एक ह्यूमन बॉडी है, वॉर यानी कोई एक ऑर्गन खराब हो गया, चलो ह्यूमन बॉडी, किडनी खराब हो गई तो क्या मजे से रहेंगे? क्या, दुखता तो है, पूरे बॉडी को दुखता है। सर दुखने लगा तो पूरे बॉडी को दुखेगा, हार्ट में प्रॉब्लम, तो वैसे समझो दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूमन बॉडी, और कंट्रीज जो है वो अलग अलग ऑर्गन है। तो कोई एक भी ऑर्गन खराब हो गया तो नहीं चले। नुकसान पूरी हाँ, तो पूरे बॉडी को ही दुनिया को, होगा। पूरे वर्ल्ड को नुकसान है। ओके। तो वॉर कभी भी किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं है, वॉर हमेशा बुरा ही है। तो पीसफुली रहना हाँ, ज्यादा अच्छा यस, रहेगा, लेकिन एक पीसफुल रहो। हाँ, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक और थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर का बहुत ज्यादा ये सुनाई दे रहा है। बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट और देखे, हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जरूर होगा। हर गली में एक अंकल बोल रहे थर्ड तीसरा महायुद्ध होने वाला है। हाँ। सो उसके रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और आई डोंट होगा थिंक तो फिर किस रिगार्डिंग होगा, आई किसके डोंट वजह से थिंक होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ये लोग सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हैं कि तीसरा महायुद्ध होगा, पानी के लिए होगा, कोई बोल रहा है इंफॉर्मेशन के लिए होगा, कोई होगा पावर के लिए होगा, कोई होगा टेक्नोलॉजी के लिए। नहीं होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर ही नहीं पॉसिबल, होगा। मतलब बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज जो सिचुएशन है इसमें सारे कंट्रीज को पता है कि यस, अगर हम वॉर पे जाते, वर्ल्ड वॉर के जैसे वॉर पे जाते, तो वी हैव एश्योर्ड दैट आप भी मरोगे और हम भी मरेंगे। राइट। बिकॉज क्योंकि हर किसी के पास न्यूक्लियर। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के लिए कैपेबिलिटी है, और राइट। इसको बोला जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये बहुत डेंजरस है। इसमें क्या होगा कि चलो अमेरिका, चलो एक एग्जांपल बताता मैं आपको। मानो कि किसी कंट्री को, रशिया जैसे कंट्री को चलो खत्म ही करना है, इनको मतलब पता भी ना चले बॉम्ब कब गिरा और खत्म हो जाए पूरे, तो वो क्या करेंगे? फिर हमें कुछ नहीं करेंगे ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? हर किसी ने किया।
उन्होंने बंकर्स बनाए जमीन के नीचे, जहां पे उनके न्यूक्लियर कमांड्स। अगर ऊपर से कांटेक्ट टूट जाए, सरफेस से कांटेक्ट टूट जाए, तो आप नीचे से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दो, फिर जिन पे करना है उन पे कर दो। अच्छा। तो फिर आप खत्म। अगर मेरा पूरा देश खत्म हो गया तो मैं फिर क्या सोचूंगा थोड़ी है कितने मेरे पास कितने मिसाइल है, 100 मिसाइल है, 100 के 100 छोड़ो, सब पे छोड़ो, किसी को मत छोड़ो, सबको मार देंगे, वही तो ऐसी रहेगा। स्ट्रेटजी बना के रखी हो उन्होंने। सबने किया है, सिर्फ उन्होंने नहीं। रशिया का तो पता चला, वो सामने आया, तो वो है कि उनका क्या बोलते हैं, सेफ्टी पॉलिसी है उनका, कि भाई अगर मार ही दिया हमको तो फिर हम भी तुमको मारेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो ये सबका पॉलिसी है। न्यूक्लियर इंडिया, चलो हम बोलते हैं इंडिया बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है, न्यूक्लियर ट्रायड क्यों चाहिए फिर? क्यों चाहिए? उसके लिए तो चाहिए। चलो अगर हमारे सारे एयरपोर्ट्स खत्म होगी, एयरफोर्स खत्म होगी, पूरा देश खत्म हो गया, तब भी हमारा कोई ना कोई सबमरीन किसी पे तो न्यूक्लियर बॉम्ब डाल ही सकता है। तो इसके लिए तो न्यूक्लियर ट्रायड चाहिए। तो वो एश्योरेंस मिलता है कि भाई देखो, करना है तो करो, वर्ल्ड वॉर करो, न्यूक्लियर बॉम्ब डालो, कुछ भी करो, लेकिन मरेंगे हम तो तुमको भी लेके मरेंगे। तो ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर इसके वजह से पॉसिबल थोड़ा नहीं है, सब ऑलमोस्ट। लोग अपने अपने कपड़े संभाल के रहेंगे। हाँ, सब लोग मतलब हर कोई अपनी चड्डी का नाड़ा पैक से पकड़ के रखेगा, क्योंकि पता है कि सब मरेंगे फिर। हाँ। तो बहुत मुश्किल है वो। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, होगा ही नहीं। होगा अगर कोई गांजा फूक के बैठा और बटन दबा दिए दो चार, तो क्या ही कर लेंगे फिर हम। लेकिन फिर बहुत, पॉसिबिलिटीज हाँ, नहीं ना के बहुत ना के बराबर है। सो ग्रेट। सो बहुत अच्छा डिस्कशन था आज का, बहुत सारी चीजें आई होप बहुत सारी लोगों की क्लियर हाँ, दोस्ती बनी रहे। हो ही होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करके रखे थे, सो इस पे अभी चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा हेल्प लिया है मेरा। तो वही चालू है, हर जगह पे चालू, लेना भी चाहिए, अगर टूल्स अवेलेबल है तो यूज कर। यस। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक्सपेक्टेड थी आप सही करोगे हमें, तो वो भी हुआ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें भी पता नहीं था, वो भी पता हुई। ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का क्या स्टेज है वो भी पता चला। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी डिस्कशन हुआ। इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ। इंडिया के कल्चर के बारे में भी डिस्कशन हुआ। बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, और आई होप सारे व्यूअर्स को ये पसंद भी आएगा। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत अच्छा और एक हम टॉपिक पकड़ेंगे जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर 100%, कमिंग 100%। टू द पॉडकास्ट। अरे शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक बुलाया, हमसे बात की, हमें सब कुछ बताने के लिए वक्त दिया। थैंक यू। और ये गया मेरे में, हाँ ठीक, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। और आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस डिस्कशन, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अ, दिल खोल के कमेंट कर सकते हो। और अगला बस एपिसोड गालियां मत दो, गरीब लोग है। और अगला एपिसोड आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बोलो, हम ट्राई करेंगे उसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करें और अच्छे लोगों के साथ करें, उनको बुलाए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करें। एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, फैमिली के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।